गुड इवनिंग ऑल डियर फ्रेंड्स। मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका गूगली लाइव क्लासेस के अंदर। देखिएगा बेटा, अभी तक अपन ने जितने भी लेक्चर कम्युनिटी से रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यूज थे मैंने आपको सोल्व कराए हैं, और आज भी अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिनके बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। और सभी बच्चे प्लीज आंसर, कई बच्चे जो है, मेरे एक शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग आंसर, सभी बच्चे आंसर नहीं करते बेटा। प्लीज आंसर सभी बच्चों को करना है, आंसर सभी बच्चे पुट आउट करें, ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं अपन, यूट्यूब पे नहीं लगा, देखिएगा स्टार्ट करते हैं अपन अपना एमसीक्यू सेशन, क्योंकि ये एक प्रकार से आपका नोट सेट प्रिपरेशन है बेटा। क्योंकि नोट सेट या तो आपका लास्ट दिसंबर या जनवरी तक में भी पॉसिबल। देखिएगा, गुड इवनिंग ऑल डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने आ जाते हैं अपन अपने टॉपिक पर, टाइम काफी हो गया है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिएगा बेटा, द एक्चुअल लॉस और डैमेज ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी। देखिएगा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा बेटा। क्वेश्चन को सबसे पहला थिंग्स जो होता है क्वेश्चन करने का, तो वो होता है बेटा क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरीके से रीड करना, पहले क्वेश्चन को समझना, और क्वेश्चन समझने के बाद आपको आंसर अपने पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। ऑप्शन पढ़ने से पहले वही आपकी स्टडी है, वही आपकी स्टडी है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन याद आ गया, क्लियर है, यानी कि ऑप्शन के बिना पढ़े आपको क्वेश्चन का जवाब पता चल चुका है। तो देखिएगा अपन देखेंगे, द एक्चुअल लॉस और डैमेज ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी, एनाटॉमी और एन एब्रेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन दैट अकर consequent to a disease is known as, क्या बोलेंगे इस कंडीशन को? डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी या हैंडीकैप। द एक्चुअल लॉस और डैमेज ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी, देखिएगा एनाटॉमिकली, और एन अबरेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन दैट अकर कॉन्सिक्वेंट टू ए डिजीज इज नॉन एज। बच्चों आंसर दे दीजिएगा, सभी बच्चे आंसर दें। हैंडीकैप बोलेंगे, डिसेबिलिटी बोलेंगे, इंपेयरमेंट बोलेंगे या डिजीज बोलेंगे? तो देखिएगा बेटा, आंसर आ रहे हैं बच्चों के, आंसर आ रहे हैं भाई, आंसर आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ बच्चे डी आंसर कर रहे हैं इसका, मोस्ट ऑफ बच्चे आज इसका डी आंसर कर रहे हैं भाई, बट डी आंसर नहीं होगा। देखिएगा मैंने अंडरलाइन की हुई है कि देखिएगा पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि अबरेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंट टू ए डिजीज नॉन एज। बेटा इसका राइट आंसर होगा इंपेयरमेंट, राइट आंसर होगा इंपेयरमेंट, क्योंकि देखिए फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर क्या हुई है, अबनॉर्मलिटीज आई हैं, तो इसका राइट आंसर होगा इंपेयरमेंट। क्लियर है भाई, राइट आंसर होगा इंपेयरमेंट। क्योंकि अगर आपने टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर अगर पढ़ा होगा तो डिसेबिलिटी होती है पहले, ठीक है बेटा, कोई डिजीज हुई, डिजीज के बाद डिसेबिलिटी होगी, डिसेबिलिटी के बाद फंक्शन इंपेयरमेंट होंगे, और फिर इसके बाद हैंडीकैप, लास्ट एंड स्टेज पर होगा हैंडीकैप। तो पहले क्या होगा बेटा, इंपेयरमेंट की कंडीशन आएगी, फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है वो कैसे हुए हैं, डिस्टर्ब हुए। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत बढ़िया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन 8। कब देते हो भाई? सभी का राइट आंसर होना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्नेश वेरी गुड।
वेरी सुरेश, वेरी गुड। 9 मंथ, वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन था बेटा। 9 मंथ पर आप फर्स्ट डोज दो देते हो विटामिन ए की, यानी कि ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज देते हो वो 9 मंथ के अंदर देते हो बेटा, 1 लाख पर यूनिट। चलिए नेक्स्ट, जब थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा मैं तब करेंगे। 1 लाख पर यूनिट, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्शन विच हेल्प्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज at its incipient stage and prevent complication related to which stage of prevention? Primary, secondary, tertiary या all of above? Right answer, put out the right answer please. Action which helps the progress of disease at its incipient stage, the prevention complication related to which stage of prevention? आप क्या कर रहे हो? प्रिवेंशन, मीजल्स के साथ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुरेश। कॉम्प्लिकेशन को किस स्टेज के अंदर, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सही आ रहे बेटा। सी नहीं होगा, आपका आंसर होगा बी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। कौन सा प्रिवेंशन भाई? सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्योंकि यहां पर क्या कर रहे हो? कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ प्रिवेंशन। और आप किसी भी डिजीज का जब कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हो, वो कौन से टाइप का लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा? वो आएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। राइट भाई, राइट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर ये आएगा कि अगर किसी भी डिजीज के कॉम्प्लिकेशन को आप क्या कर रहे हो? ट्रीट कर रहे हो। क्या भाई? जी बेटा, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन को ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं, बट कॉम्प्लिकेशन को भी क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। ठीक है, टर्मिनल स्टेज तक जाने से उसको रोक रहे हो। कौन सी स्टेज तक? टर्मिनल स्टेज तक जाने से किसी डिजीज को अगर आपने रोक लिया, उसके कॉम्प्लिकेशन को कम कर दिया, तो उस कंडीशन को बोलेंगे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आगे बढ़ता हूं भाई, आई होप समझ में आ गए हो आपको। resources required for health planning are manpower, money, material, all of the above। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है भाई, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये, और सिंपल क्वेश्चन है। एक भी बच्चे का गलत जवाब नहीं होना चाहिए इसका, एक भी बच्चे का गलत जवाब नहीं होना चाहिए इसका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं बोलता हूं कोई नहीं रोक सकता आपको। बिल्कुल देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। बिल्कुल एक दिन जाओगे आप आपके डेस्टिनेशन पॉइंट तक। वेरी गुड बच्चों, डी इज राइट आंसर। यानी कि अगर आपको रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, हेल्थ प्लानिंग, आज अगर आपके हेल्थ प्लानिंग कर तो मैन पावर की आपको जरूरत होगी, मनी की भी जरूरत होगी और मटेरियल्स को भी आपको जरूरत होगी। यानी कि आपको ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। कई बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंप फॉर्म्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज हाउ मच डायमीटर? बहुत डीप क्वेश्चन है बेटा, बहुत डीप क्वेश्चन है। मैंने आपसे साइट नहीं पूछी है, बीसीजी की साइट नहीं पूछी है, आपसे पूछा है कि जो लंप फॉर्म होगा, जो लंप बनेगा बीसीजी वैक्सीन के को देने के बाद, वो उसका डायमीटर कितना होगा भाई? उसका डायमीटर कितना होगा? पुट आउट द आंसर, पुट आउट द आंसर भाई। इसका डायमीटर होगा बेटा सी, 5 to 8 mm, 5 to 8 mm इसका डायमीटर होगा, और लेस देन 1 सेंटीमीटर, लेस देन
1 सेंटीमीटर का बनता है। जो लंप बनेगा वो कैसा बनेगा, लेस देन 1 सेंटीमीटर का, और डायमीटर इसका होगा 5 to 8 mm। देखा होगा कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा, देखिएगा तो जो बीसीजी का कई बार क्वेश्चन बना है कि परमानेंट स्कार कौन से टाइप की वैक्सीन देके जाती है, तो बेटा बीसीजी वैक्सीन ही क्या करती है, परमानेंट स्कार। अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिएगा, आपकी लेफ्ट आर्म पर परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन करके जाती है बीसीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वीक्स कैटरल फेज ऑफ पर्टुसिस अकर। देखो बेटा, मैंने कई बार आपको जब पर्टुसिस के रिगार्डिंग मैंने बात की होगी, पर्टुसिस के रिगार्डिंग मैंने आपको बात की होगी, तो पर्टुसिस के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ना तो आपसे पॉजिटिव एजेंट पूछेगा पर्टुसिस का, और आपसे पूछ लिया जाता है इसके अंदर क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन के अंदर, इसको 3 स्टेज के अंदर इसकी क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन को डिवाइड किया था। तो यानी कि हाउ मेनी वीक कैटरल स्टेज या कैटरल फेज या कैटरल स्टेज ऑफ पर्टुसिस, यानी कि पर्टुसिस को तीन क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन स्टेज के अंदर डिवाइड किया था। इसके अंदर फर्स्ट थी कैटरल फेज, और कैटरल फेज का टाइमिंग कितना होता है आपसे पूछा गया है। आंसर सभी बच्चे आंसर दे भाई, बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैटरल स्टेज का जो टाइमिंग होगा, मोस्ट ऑफ जो बच्चों का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 वीक, यानी कि बी, और बी इज द राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। अगर पर्टुसिस की बात करें भाई, तो पर्टुसिस के अंदर आपने क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन के अंदर 3 स्टेजेस के अंदर इसको डिवाइड किया था। तो पहली थी अपनी कैटरल स्टेज। कौन सी स्टेज भाई, कैटरल स्टेज के अंदर, जिसका टाइमिंग मैंने आपको बता दिया 2 वीक। ठीक है, सेकंड अपनी आती थी इसके अंदर, जो सेकंड स्टेज आती थी इसके अंदर वो आती प्रोक्सिमल स्टेज। प्रोक्सिमल कौन सी भाई, प्रोक्सिमल स्टेज। प्रोक्सिमल स्टेज के अंदर अपन ने देखा था 1 to 6 वीक। क्लियर है। और थर्ड जो आएगी अपनी, या थर्ड जो स्टेज आएगी वो आएगी कन्वोलेंट स्टेज, या रिकवरी स्टेज भी बोल सकते, कन्वोजेंट स्टेज, या इसको रिकवरी स्टेज भी बोलते बेटा। रिकवरी स्टेज भी इसको बोलते हैं, जिसका टाइमिंग होता है 2 to 3 वीक। कई बार क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, कई बार यहां पर क्वेश्चन बन जाता है। यानी कि आपको तीनों स्टेजेस, यानी कि कैटरल स्टेज, प्रोक्सिमल स्टेज और कन्वर्जेंट स्टेज, तो यानी कि जो इनका टाइमिंग आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि 2 वीक आपसे कैटरल स्टेज का पूछ लिया गया पर्टुसिस के अंदर। याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक papules found on trunk in patient with thyroid, patient is typhoid fever, disappear in how many days। टाइफॉइड फीवर के अंदर मैंने आपको बताया था कि टाइफॉइड फीवर के अंदर क्या हो रहे हैं, पिंक पेप्यूल्स प्रेजेंट, ट्रंक के ऊपर पिंक टाइप के स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं। तो वो कब डिसअपियर होंगे भाई, कब डिसअपियर हो जाएंगे भाई वो। वेरी गुड करिश्मा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 4 डेज के अंदर, बहुत बढ़िया, सभी का राइट आंसर है बेटा। 4 डेज के अंदर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाएंगे 4 डेज के अंदर। बहुत बढ़िया, 4 डेज के अंदर। चलिए, एएनएम वर्क शुड मेनली फोकस ऑन, बेटा एएनएम का क्वेश्चन आ गया।
A&M work should mainly focus on maintain of record and registered immunization, IUD, insertion, all of above. ऑल ऑफ अबो, राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबो, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर, इम्यूनाइजेशन भी इसका वर्क होता है और आईयूडी इंसर्शन भी एएनएम वर्क होता है बेटा, यानी कि ऑल ऑफ अबो इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ अबो। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिएगा पीएससी, ये बेटा पीएससी है, PSC is public health care system in India was introduced as a result of recommendation by, यानी कि कौन सी कमिटी ने इसका रिकमेंडेशन किया था? बोर कमिटी, करतार सिंह कमिटी, प्लानिंग कमिटी या मुदालियर कमिटी? राइट आंसर, राइट आंसर दे दीजिए बेटा। पीएससी के बारे में बताया था बेटा, लॉन्ग टर्म पीएससी के बारे में बताया था और शॉर्ट टर्म पीएससी, दो टाइप की पीएससी के बारे में बताया था इन्होंने, लॉन्ग टर्म पीएससी एंड शॉर्ट टर्म पीएससी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे, सब बढ़िया आंसर आ रहे भाई सब बच्चों के। देखिएगा बेटा, लॉन्ग टर्म पीएससी और शॉर्ट टर्म पीएससी को जो डिस्क्राइब किया था, यानी कि रिकमेंड किया था बोरे कमिटी ने 1946 के अंदर, 1946 के अंदर इस कमिटी ने, यानी कि बोरे कमिटी ने इसको रिकमेंड किया था। राइट आंसर होगा बोरे कमिटी। और बेटा लाइक कर दीजिए बेटा, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा सभी बच्चे लाइक कर दीजिए बेटा क्लास को, पहले सबसे पहले लाइक कर दीजिए अगर क्लास को अच्छी लग रही है आपको पढ़ना और क्वेश्चंस का लेवल है तो बेटा लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। उसके बाद देखिएगा, ऑल वैक्सीन सेट इन पीएससी लेवल इज स्टोर्ड इन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऑल वैक्सीन सेट इन पीएससी लेवल इज स्टोर्ड इन ice linked to the refrigerator, deep freezer, bulk in cold room or cold boxes? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आज सारे बच्चे पता नहीं कि ट्रेनिंग लेके आए, पता नहीं क्या आज सभी बच्चों के कोई के आंसर गलत हो ही नहीं रहे बेटा, सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर जो पीएससी पर होता है बेटा, स्मॉल टाइप का आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर होता है जो पीएससी पर होता है। क्लियर है? तो देखिएगा किस टाइप का होता है बेटा ये आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर, ये इसका ओपन होता है, यानी कि ढक्कन टाइप का होता है ये आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर। देखिएगा इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो फ्रीजर होता है, आपका जो फ्रीजर होता है बेटा, बिल्कुल लाली सॉरी, तो देखिएगा बेटा जो आपका आइस, ये है आपका आईएलआर बॉक्स, कौन सा? आईएलआर, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर। आपका जो आईएलआर बॉक्स होता है पीएससी पे, स्मॉल टाइप का आईएलआर बॉक्स होता है, यानी कि आपके घर पर जो रेफ्रिजरेटर आप यूज करते हो बेटा, उसके जो रेफ्रिजरेटर होता है, यानी कि जहां पर आप फ्रीज पर आइसक्रीम जमाते हो, बर्फ जमाते हो, वो कहां पर होता है? ऊपर की ओर होता है। और जो आईएलआर बॉक्स होता है उसका जो रेफ्रिजरेटर, यानी कि सबसे ज्यादा ठंडा जो होगा वो होगा कहां पर? नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर सबसे ज्यादा कोल्ड होता है ये। तो यहां पर मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा इसको। मैं एक बात बताऊं आपको कि आपका जो होम मेड फ्रीजर होता है या फ्रीज होता है आपका, वो कैसा होता है? इसका जो रेफ्रिजरेटर होता है ऊपर की साइड होता है, लेकिन आईएलआर बॉक्स इस टाइप का आईएलआर बॉक्स होगा, वहां पर इसका जो रेफ्रिजरेटर होता है वो कैसा होता है? नीचे की ओर होता है इसके। तो देखिएगा यहां पर क्या होता है
सबसे पहले अरेंजमेंट में रखी जाती है इसमें पोलियो वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन। क्वेश्चन यहां से बनेगा। आपने देखा होगा कई बार मैंने आपसे क्वेश्चन, मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर एक क्वेश्चन सोल्व कराया था कि सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? पोलियो। तो बेटा यहां पर रखी जाती है पोलियो वैक्सीन आईएलआर बॉक्स में। पोलियो वैक्सीन सबसे नीचे होती है अरेंजमेंट में, क्योंकि यह हीट सेंसिटिव है। अगर इसको इस जगह पे रख दिया जाए पोलियो वैक्सीन को, तो बार बार इसको जब खोलेंगे तो बेटा हीट के कांटेक्ट में अगर ये डायरेक्ट आएगी, क्योंकि टेम्परेचर यहां का कैसा होता है? कम होता है, और जब ये बार बार इसके हीट के कांटेक्ट में आएगी तो आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, यानी कि वो यूजलेस होगी। इसलिए इसको आईएलआर बॉक्स के अंदर नीचे बॉटम पार्ट के अंदर रखते हैं। रेफ्रिजरेटर यहीं पर होता है। क्लियर है? तो इसीलिए आईएलआर बॉक्स इस टाइप का आईएलआर बॉक्स होता है जो पीएससी लेवल तक स्मॉल आईएलआर बॉक्स होता है। क्लियर है भाई? जहां पर आप क्या कर रहे हो? कोल्ड चेन सिस्टम का यूज करते हो, यानी कि वैक्सीन को एक टेम्परेचर पर मेंटेन रखते हो। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे से, जवाब दीजिए बेटा। क्वेश्चन पढ़ेगा, द लेवल ऑफ प्रिवेंशन वुड बी डायरेक्ट एट मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने कवर कराया था ये क्वेश्चन। बेटा आंसर दे दीजिए। मुझे पता था दबाने हैगा आदमी। आंसर कर दे बेटा, देखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया। सब सेंटर पे बेटा वाइज बॉक्स होते हैं, बॉक्स होते हैं। अगर इस टाइप के अगर आपने बॉक्स देखे हो, वो बॉक्स टाइप के होते हैं, आइस लिंक्ड बॉक्स होते हैं। उनके द्वारा सब सेंटर पर आप वैक्सीन को प्रिजर्व रखते हो। क्वेश्चन का आंसर दीजिए इसका, डायरेक्ट द मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज। सभी बच्चों ने आंसर दे दीजिए, दे दिया बेटा। तो देखिएगा इसका, द लेवल ऑफ प्रिवेंशन वुड द डायरेक्ट एट मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज। मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज। तो मोस्ट ऑफ बच्चे का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। सेकेंडरी टाइप का प्रिवेंशन होगा बेटा ये। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, विच वैक्सीन इज नॉट इंक्लूड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इनमें से कौन सी वैसी वैक्सीन है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर एड नहीं है बेटा? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर एड नहीं है, वो कौन सी वैक्सीन है? एच, हिब है बेटा, हिब, हिब है ये। हिब होती है बेटा। जो ओटाइटिस मीडिया
मेनिंजाइटिस को कवर करती है। चलिए, ये राइट आंसर भी बेटा इसका यही होगा, हिब, यानी कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया है, यानी कि मीजल्स है, डिप्थीरिया है और हेपेटाइटिस बी भी है, लेकिन हिब नहीं है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर। तो राइट आंसर होगा हिब। चलिए देखते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। वॉशरमैन लाइक फुट इज सीन इन मीजल्स, डिप्थीरिया, कोलेरा, पोलियो। किसके अंदर देखने को मिलता है ये? बताओ भाई। सिनेश वेरी गुड, बंटी, पूजा, कोलेरा के अंदर वॉशरमैन लाइक, यानी कि वॉशरमैन से रिगार्डिंग बात करें कि अगर जो कपड़े धोने वाले होते हैं बेटा उनको वॉशरमैन बोलते हैं। तो वॉशरमैन यानी कि अगर वो लंबे टाइम तक जब पानी के अंदर रहते हैं, काहे में रहेंगे, पानी के अंदर अगर लंबे टाइम तक रहते हैं तो आपने देखा होगा उनकी फुट्स और जो हैंड्स होते हैं उन पर कैसी हो जाता है, रिंकल्स टाइप की स्किन जो हो जाती है, वो रिंकल्स पड़ जाते हैं स्किन पर, उसे बोलते हैं वॉशरमैन लाइक फुट। यानी कि उसके जो पैर होंगे वो कैसे होंगे, वॉशरमैन लाइक फुट देखने को मिलेंगे। वो किसके अंदर मिलेंगे, कोलेरा के अंदर। और कोलेरा का एक क्लासिकल साइन आपने पढ़ा होगा, कोलेरा का एक साइन आपने पढ़ा था, क्या होता है कोलेरा के अंदर, राइस वाटर स्टूल। क्या था भाई, राइस वाटर या डायरिया, राइस वाटर डायरिया या स्टूल। किसके अंदर, कोलेरा के अंदर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कोलेरा के अंदर किस टाइप का डायरिया देखने को मिलेगा, राइस वाटर डायरिया। और टाइफॉइड के अंदर पी सूप डायरिया। बिल्कुल बेटा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आएगी इसके अंदर, ओआरएस सॉल्यूशन इसके अंदर देते हैं, कई बार पूछा गया है, ठीक है। या फिर अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर कौन सा सॉल्यूशन, फ्लूइड सॉल्यूशन कौन सा देंगे, आरएल देंगे या एनएस देंगे इसके अंदर। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, नॉर्मल सैलाइन देंगे या रिंगल लैक्टेट देते हैं, नॉर्मल सैलाइन या रिंगल लैक्टेट। अगर किसी को कोलेरा की कंडीशन हुई है बेटा, कोलेरा की कंडीशन के अंदर अगर फ्लूइड वॉल्यूम, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होंगे, डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होंगे, तो जो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुए उस कंडीशन के अंदर जो फ्लूइड थेरेपी दोगे, वो फ्लूइड थेरेपी आरएल दोगे या एनएस दोगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शाबाश, आरएल, रिंगर लैक्टेट, यानी कि हार्टमान सॉल्यूशन। हार्टमान सॉल्यूशन भी इसको बोला जाता है बेटा, हार्टमान सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं बेटा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोलेरा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोलेरा। कोलेरा के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, पुट आउट द आंसर, फटाक से आंसर आना चाहिए बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं सबके। देखिएगा बच्चों, कोलेरा के अंदर बेटा मोस्ट ऑफ जो दी जाती है ड्रग ऑफ चॉइस टेट्रासाइक्लिन होती है। क्या होती है, टेट्रासाइक्लिन इसके अंदर दी जाएगी। लेकिन ये जो होती है बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है ड्रग ऑफ चॉइस, तो यहां पर ऑप्शन टेट्रासाइक्लिन है। लेकिन प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के लिए, प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के अंदर टेट्रासाइक्लिन दी जाएगी। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लूं कि एक अडल्ट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलेरा क्या होगी, एक अडल्ट व्यक्ति के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कोलेरा क्या होगी, डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी भाई। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाला है।
क्वेश्चन कंफ्यूजन करेगा, लेकिन प्रोफाइलेक्सिस पूछा जाए आपसे, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोलेरा इज क्या होगी? टेट्रासाइक्लिन। बट बेटा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। अगर आपसे मैंने पूछ लिया कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अडल्ट पर्सन इन कोलेरा, कोलेरा की कंडीशन में एक अडल्ट की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होनी चाहिए? तो देखिएगा डॉक्सीसाइक्लिन आपका ड्रग ऑफ चॉइस होगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन को दोनों टाइप से दे सकता है आपको। अगर उसको कंफ्यूजन करना है तो रटना नहीं है। टेट्रासाइक्लिन प्रोफाइलेक्सिस कंडीशन के अंदर दी जाती है और डॉक्सीसाइक्लिन जो होती है वो अडल्ट के अंदर दी जाती है। याद रखिएगा इसको, ठीक है बेटा, याद रखिएगा इसको। ये आज के अपन के कुछ क्वेश्चन थे बेटा जो आपने सोल्व किए। तो थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू सो मच आज की क्लास अटेंड करने के लिए और राइट आंसर के जवाब देने के लिए। और ऐसे ही बने रहिए बेटा, ऐसे ही बने रहिए और कंटिन्यू लगातार ऐसे ही जवाब देते रहिए। आप सिलेक्शन के काफी नजदीक हो बेटा, याद रखिएगा सिलेक्शन के काफी नजदीक हो। बिल्कुल कंटिन्यू क्लास रीड करिएगा बेटा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूं, मैं बार बार बोला हूं आपसे कि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वापस मिलते हैं कल इसी टाइम पर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।